नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये 9th क्रम का मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने 8 मॉडल पेपर भी आप लोग को सॉल्व करा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा, आप लोग को प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका छत्तीसगढ़ जीएस से 20 क्वेश्चन और इंडियन जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने 8 मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाकर देखेगा, निश्चित ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोग को साइंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, है ना, छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, इंडियन जियोग्राफी के भी, और आपका मतलब देखा जाए तो जो आपके सिलेबस में है, मतलब साइंस, इंडियन जियोग्राफी और आपका छत्तीसगढ़ जीएस, तो जो सिलेबस में है वैसे ही आपके इस मॉडल पेपर को डिज़ाइन किया गया है। तो निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है थायमिन, दूसरा राइबोफ्लेविन, तीसरा कोबालामिन और चौथा नियासिन। बताना है कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अभी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन से संबंधित। तो क्वेश्चन है कि आपका विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कोबालामिन, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कोबालामिन, ठीक है जी। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है आपका, साइनोकोबालामिन। क्या है, साइनोकोबालामिन, ये आपको याद रखना है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। विटामिन बी 12 का केमिकल नाम है आपका साइनोकोबालामिन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये जो आपका विटामिन बी 12 है, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। व्यापम को एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपको बताना है विटामिन बी 12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना है इसकी कमी से होता है एनीमिया नामक रोग। कौन सा रोग होता है जी, आपका एनीमिया नामक रोग होता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, विटामिन के बारे में। चलिए मैं आप लोग को विटामिन के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। विटामिन क्या है, विटामिन सबसे पहले ध्यान रखना है, विटामिन क्या है आपका, ये आपका भोजन का गौण घटक है। ये क्या है, भोजन का गौण घटक, याद रखना सबसे पहले चीज़। तो क्वेश्चन आता है कि भोजन का गौण घटक में क्या क्या चीज़ें आती है, तो भोजन के गौण घटक में आता है आपका विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब भोजन के मुख्य घटक में आते हैं, और भोजन के गौण घटक में क्या आता है आपका, विटामिन आता है, ठीक है। विटामिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, सी फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, सी फंक नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। किसको, इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो विटामिन हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रांग करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। विटामिन को सॉल्युबिलिटी के आधार पर अर्थात घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला आपको ध्यान रखना है, पहला आपका फैट सॉल्युबल, पहला हो जाएगा आपका फैट सॉल्युबल जिसको हिंदी में बोलते हैं वसा में घुलनशील, और दूसरा हो जाएगा जो आपका वाटर सॉल्युबल जिसको हिंदी में बोलते हैं जल में घुलनशील, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन, और वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, विटामिन बी और सी। अच्छे से इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के, है ना। और आपका जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, विटामिन हमारे भोजन का गौण घटक है ना। विटामिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग सी फंक ने किया था। विटामिन हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। विटामिन को सॉल्युबिलिटी अर्थात घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। और वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आता है, विटामिन बी और विटामिन सी। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नाम याद रखना रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है, और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या होता है, टोफोफेरॉल। क्या होता है जी, टोफोफेरॉल होता है, याद रखना है। और विटामिन के का केमिकल नाम होता है आपका फिलोक्विनोन। क्या होता है जी, आपका फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का केमिकल नाम क्या होता है आपका, फिलोक्विनोन। सभी बातों को आपको ध्यान रखना
रखना है, ठीक है। और विटामिन बी के तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B3, चलो उसको भी बता देता हूँ। फिलहाल देखो विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ACF के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है आपका? स्कर्वी नामक रोग होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलाइसिस होता है। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोफोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या प्रजनन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ विटामिन ई को एंटी एजिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विटामिन ई की अगर हमारे शरीर में कमी होती है ना, तो आपका प्रजनन संबंधी जो आपका विकार उत्पन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ चेहरे में बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आते हैं विटामिन ई की कमी से, है ना। विटामिन के का केमिकल नाम फिलोक्विनोन, और विटामिन के की कमी होता है तो हमारे शरीर में जो ब्लड है अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाता, मतलब रक्त का अच्छे से थक्का नहीं जम पाता, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी नामक रोग होता है। सभी बातों को ध्यान रखना है। चलिए अब मैं बता रहा हूँ विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, है ना। तो विटामिन B1 हो जाएगा, विटामिन B2 हो जाएगा, विटामिन B3 हो जाएगा, विटामिन B5 हो जाएगा, विटामिन B6 हो जाएगा, B7 हो जाएगा, B9 हो जाएगा और B12 हो जाएगा। अब चलिए सबको याद ही कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विटामिन B1 का आपका रासायनिक नाम थियामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जब का? थियामिन। और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन B2 का केमिकल नाम राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी? किलोसिस। सब ध्यान से सुनते रहिए। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका? नियासिन, ठीक है। विटामिन B3 का केमिकल नाम नियासिन, और इसकी कमी से आपका पैलेग्रा या फोडी सिंड्रोम डिजीज होता है। विटामिन B5 का आपका रासायनिक नाम पेंटाथेनिक एसिड होता है। क्या होता है? पेंटाथेनिक एसिड, ये सब याद रखना है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। ये आपके व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, तो विटामिन B6। विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपका बायोटीन। क्या? बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम आपका फोलिक एसिड। क्या जी? आपका फोलिक एसिड, है ना। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है आपका? साइनोकोबालामिन या कोबालामिन, ठीक है। साइनोकोबालामिन। और यही हमारा क्वेश्चन था, साइनोकोबालामिन, यही हमारा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो जितना भी चीज़ मैंने आप लोग को बताया, सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत और अम्ल का सही युग्म सुमेलित है? ऑप्शन दिया गया है टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा एसिटिक अम्ल, बिच्छू का डंक लैक्टिक अम्ल और इमली मेथोनिक अम्ल। बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। देखिए आपका जो संतरा में एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है, संतरा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका जो बिच्छू का जो डंक होता है जी, बिच्छू का डंक में आपका मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? मेथेनोइक, ठीक है। मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा आपका? तीसरा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बिच्छू का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? आपका मेथेनोइक एसिड। जबकि यहाँ पास लैक्टिक अम्ल दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। इमली में क्या पाया जाता है? इमली में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इमली में टार्टरिक एसिड, ठीक है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जबकि यहाँ पास मेथेनोइक अम्ल दिया गया है, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा आपका युग्म सही सुमेलित है पूछा गया था, इसका सही आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपसे पूछेगा कि आपका सिरका में क्या पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखना खट्टा दूध, ठीक है। खट्टा दूध में क्या पाया जाता है जी? आपका लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। खट्टा दूध में क्या पाया जाता है जी? आपका लैक्टिक एसिड। सभी बातों को ध्यान रखना है। देखो आपका टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, संतरा में आपका सिट्रिक एसिड, बिच्छू का डंक में आपका मेथेनोइक एसिड, ठीक है। इमली में आपका टार्टरिक एसिड। साथ ही साथ ध्यान रखना इमली और अंगूर, ठीक है। इमली और अंगूर ये दोनों में क्या पाया जाता है? आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, और खट्टा दूध में पाया जाता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। खट्टा दूध में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यह आपको याद रखना है अच्छे से। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? आपका कैसीन नामक प्रोटीन। सभी बातों को आपको याद रखना है। तो इसमें से केवल पहला वाला जो युग्म दिया यही आपका सुमेलित है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या जैव अपघटक? तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो शाकाहारी मतलब वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से आपका पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट होते हैं, उसी को शाकाहारी जीव कहते हैं। तो आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, जो प्राथमिक, अगर उत्पादक की बात करूँ तो समस्त हरे पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक में आते हैं, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब ऐसे जीव जो आपका अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि आपका हो जाएगा गाय हो जाएगा, ठीक है, गाय के बाद आपका बकरी हो जाएगा, बकरी के बाद आपका टिड्डा हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक ही तरह के जीवों की कुल आबादी का योग क्या कहलाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही तरह के जीवों की कुल आबादी का योग क्या कहलाता है? जगत, कक्षा, संघ या प्रजाति? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक ही तरह के जीवों की कुल आबादी का योग क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपका प्रजाति। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका प्रजाति, है ना। तो एक ही तरह के जीवों की कुल आबादी का योग क्या कहलाता है? प्रजाति कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे देखते हैं। दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है, यह किसका खराब स्रोत है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है और यह किसका खराब स्रोत है? वसा का, कैल्शियम का, प्रोटीन का, लोहा का? देखो, दूध में आपका वसा पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, आप लोग को पता ही होगा, है ना। और दूध में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? आपका कैसीन नामक प्रोटीन, है ना। दूध में आपका कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसी कारण दूध का रंग हल्का धवल रंग का होता है। ठीक है, तो आपका दूध में फैट भी होता है, दूध में कैल्शियम भी होता है, दूध में आपका प्रोटीन भी होता है, लेकिन दूध में आपका आयरन नहीं होता है। याद रखना, दूध में आपका आयरन नहीं होता। ठीक है, दूध में आपका आयरन नहीं होता, मतलब जो दूध है आपका आयरन का एक खराब स्रोत है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और मैंने बताया था भी खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में आपका कौन सा प्रोटीन? तो कैसीन नामक प्रोटीन। साथ ही साथ ध्यान रखना है, दूध आपका फैट का भी सोर्स है, दूध कैल्शियम का भी सोर्स है और दूध आपका प्रोटीन का भी सोर्स है। ठीक है, सभी बातों को याद रखना है। तो दूध अपने पोषक मूल्य में अद्वितीय है, यह किसका खराब स्रोत है? तो आपका लोहा का, आयरन का। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेटिनॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? मैंने बताया था अभी आप लोग को। चलो पुनः एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। विटामिन क्या है? तो विटामिन भोजन का गौण घटक में आता है। गौण घटक किसे कहते हैं? मतलब भोजन के वे घटक जिससे हमको ऊर्जा डायरेक्टली नहीं मिलता, मतलब हमको प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा नहीं मिलता, उसको बोलते हैं गौण घटक। तो विटामिन से हमको प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा नहीं मिलता है जी। ठीक है, विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। प्रतिरक्षा तंत्र मतलब क्या होता है? रोगों से लड़ने के प्रति जो हमारी क्षमता होती है ना, उसी को प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो विटामिन होता है ये भोजन का गौण घटक होता है, जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। विटामिन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था सी फंक नामक साइंटिस्ट ने। विटामिन को सॉल्युबिलिटी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील को फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं और जल में घुलनशील को वाटर सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई और के। पहला क्वेश्चन में मैंने पूरे अच्छे डिटेल से समझाया था। विटामिन ए, डी, ई और के ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है जी। ठीक है, फिर मैंने आप लोग को बताया था कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है आपका? विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है आपका? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन आपका डी का केमिकल नाम क्या है आपका? विटामिन डी का आपका कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा जब आपका? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से आपका बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बच्चों में होता है जी आपका रिकेट्स नामक रोग। और वयस्कों में कौन सा रोग होता है? वयस्कों में होता है आपका ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी। ये स्किन से रिलेटेड रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन बी के मैंने आप लोग को बताया था पूरे कॉम्प्लेक्स। आपका B1 बताया था अभी जस्ट पहले प्रश्न में, B2 बताया था, B3 बताया था, B5 बताया था, B6 बताया था, B7 बताया था, B9 बताया था और आपको B12 बताया था। B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थियामिन, जिसकी कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है। B2 का
रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से आपका किलोसिस नामक बीमारी होता है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन, जिसकी कमी से आपका पैलेग्रा या फोडी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक एसिड। B6 का आपका मैंने बताया था, B6 का पायरिडॉक्सिन। B7 का आपका बायोटीन। B9 का फोलिक एसिड और B12 का साइनोकोबालामिन। ये सब मैंने आपको बताया था किसका किसका रासायनिक नाम क्या क्या है ना। सभी बातों का आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि रेटिनॉल निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? विटामिन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा शेर और नर बाघ की संतान को क्या कहा जाता है? मादा शेर और नर बाघ की संतान को क्या कहा जाता है? लीगर, सवाना, कामा, टाइगोन। बताना है मादा शेर और नर बाघ की संतान को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब पर टाइगोन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका टाइगोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टाइगोन। ठीक है, तो मादा शेर और नर बाघ की संतान को क्या कहा जाता है? आपका टाइगोन। कल के डेट में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नर तेंदुआ और मादा शेर की संतान को, है ना, नर तेंदुआ और मादा शेर, नर तेंदुआ और मादा शेर की संतान को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है लियोपोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लियोपोन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सब याद रखना, है ना। नर तेंदुआ और मादा शेर की संतान को बोला जाता है आपका लियोपोन, है ना। जब इन दोनों का संकर करवाते हैं तब इनके थ्रू जो आपका बच्चा होता है, वो जो संतान उत्पन्न होते हैं उसको लियोपोन बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका नर जगुआर और मादा शेर, ठीक है, नर जगुआर और मादा शेर, नर जगुआर और मादा शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है जैगलियन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जैगलियन, या इसको जगुआर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? जगुआर के नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन था मादा शेर और नर बाघ की संतान को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाइगोन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका टाइगोन। और मैंने बताया आपका नर तेंदुआ और मादा शेर की जो संकर संतान है ना, उसको आपको लियोपोन बोलते हैं। वैसे ही नर जगुआर और मादा शेर की जो संकर संतान है उसको आपको जैगलियन या जगुआर के नाम से जाना जाता है। सभी बातों को याद रखना। इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का एक उदाहरण है बोर्डो मिश्रण, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल या डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन या आर्सेनिक। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का एक उदाहरण कौन सा है? इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको DDT। ठीक है, आपका डाइक्लोरोडाइफिनाइल डाइक्लोरोएथेन, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, जिसको शार्ट में आपका DDT के नाम से जानते हैं। किस नाम से? DDT के नाम से जानते हैं। और इसका जो खोज है ना जी 1939 में पॉल हरमन मूलर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आपका पॉल हरमन मूलर द्वारा इसका खोज किया था। ठीक है, DDT का खोज आपको 1939 में पॉल हरमन मूलर द्वारा किया गया था। तो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कीटनाशक का एक उदाहरण कौन सा है? तो आपका DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल डाइक्लोरोएथेन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। खोज 1939 में किसके द्वारा? पॉल हरमन मूलर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ECG किस अंग की विद्युत गतिविधि का चित्र में प्रतिनिधित्व है? हृदय, यकृत, गुर्दा और फेफड़े। इसके बारे में तो सबको पता होगा। ठीक है, देखो ECG है वो किस अंग की विद्युत गतिविधि का चित्र में प्रतिनिधित्व है? हृदय, यकृत, गुर्दा या फेफड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हृदय। ठीक है, जो ECG है वो आपका हृदय की धड़कन की दर को नापता है। ठीक है जी, जो ECG होता है ये ECG ये क्या करता है? हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन की दर को नापता है। हृदय के धड़कन की दर को नापता है। ठीक है, दर को नापता है, ये आपको याद रखना है। जो ECG होता है वो हृदय की धड़कन की दर को नापता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ECG है ना, ECG है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है विलेम एंथोवेव, है ना, विलेम एंथोवेन, इसके द्वारा क्या किया गया था? आपका ECG को आपका विकसित किया गया था। ठीक है, ECG क्या करता है? हृदय की धड़कन की दर को नापता है। और ECG को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका विलेम एंथोवेन, ये आपको याद रखना है ना, विलेम एंथोवेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्त रस को पित्त मूत्राशय के रूप में जाना जाता है। थैली में संग्रहित किया जाता है और इसके स्त्राव के अंक के पास स्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मतलब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, जो पित्त रस है ना, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? आपका लीवर में होता है। और उसका संग्रहण कहाँ किया जाता है? पित्ताशय में, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहा जाता है। क्वेश्चन क्या देखो, पित्त रस को पित्त मूत्राशय के रूप में जाना जाता है, थैली में संग्रहित किया जाता है, इसके स्त्राव के अंग के पास स्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है?
एप्लिन, अग्नाशय, पेट या जिगर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका जिगर, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जिगर हो जाएगा। जिगर, जिसको आपका लीवर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लीवर के नाम से। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका जो पित्त रस होता है ना, पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन उसका संग्रहण या उसको स्टोर करके कहाँ रखा जाता है आपका? पित्ताशय में, जिसको इंग्लिश में गाल ब्लेडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाल ब्लेडर, ठीक है। और ये जो पित्ताशय होता है हमारे शरीर के लिए क्षारीय माध्यम का निर्माण करता है, बेस मीडियम का निर्माण करता है हमारे शरीर के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, जिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया है? आप सभी को पता होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। मेंडलीफ ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया है। तो क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया? 16वें, 18वें, पहले या 17वें? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17वें, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 17वें। याद रखना, अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूँ तो आवर्त सारणी में 18 समूह है ना, और कितने आपका आवर्त है जी? 7 आवर्त है। कितने? 7 आवर्त है, ठीक है। आपका जो वर्ग एक के जो आपका तत्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका? या वर्ग एक के धातु को क्या बोलते हैं? जब आपका क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं, ठीक है। और वर्ग दो को किस नाम से जानते हैं? क्षारीय मृदा धातु। किस नाम से जी? आपका क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद आपका वर्ग 17 को हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। हैलोजन, ठीक है। वर्ग 17 को हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। और वर्ग 18 को याद रखना आपका उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया है? तो 17वें आपका वर्ग में, है ना, हैलोजन को स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, जिसमें 18 समूह और 7 आवर्त है। वर्ग 1 को आपका क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। वर्ग 17 को हैलोजन और वर्ग 18 को उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना। चले, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? लिथियम, बेरिलियम, हीलियम या फ्लोरीन? निम्न में से किसकी आपका संयोजकता शून्य होती है बताना है। लिथियम का, बेरिलियम का, हीलियम का या फ्लोरीन का? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हीलियम का। याद रखना, हीलियम एक नोबल गैस है, ठीक है। और नोबल गैस की जो आपका संयोजकता होती है वो क्या होती है? आपका शून्य होती है, ठीक है। हीलियम क्या है आपका? नोबल गैस है। हीलियम क्या है जी? आपका नोबल गैस है। और नोबल गैस, ठीक है, याद रखना, नोबल गैस तत्वों की संयोजकता, नोबल गैस तत्वों की संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। नोबल गैस तत्वों की संयोजकता क्या होती है जी? शून्य होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर आपका हीलियम हो जाएगा। अगर मैं हीलियम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो क्या हो जाएगा आपका? 2 और 0, ठीक है। तो देखो आपका हीलियम की संयोजकता कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 0 होगा, है ना। और इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? तो आपका 0 हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखना आपको नियान याद रखना है। नियान के बाद आपका रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन के बाद आपका आर्गन हो जाएगा। ये सब क्या आपका नोबल गैस है, तो इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगा? इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। तो किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है? इसका सही आंसर आपका हीलियम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 0 सीधा यहाँ से पता लग गया किसकी संयोजकता कितना है? शून्य है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी जो आपको नोबल गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, उसकी संयोजकता शून्य नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सी उपधातु नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टीन। देखो सिलिकॉन तो आपका उपधातु है, जर्मेनियम भी आपका उपधातु है, आर्सेनिक भी आपका उपधातु है, लेकिन जो टीन है ना जी, टीन क्या है? टीन एक आपका धातु है। टीन क्या आपका? धातु है। और टीन के अयस्क का नाम क्या है? कैसिटेराइड, है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में तो पता होगा कि हमारा छत्तीसगढ़ टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। टीन कैसे कैसिटेराइड होता है ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना। तो कौन सी उपधातु नहीं है? आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक उपधातु है, जबकि टीन क्या हो जाएगा आपका? धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? धातु। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है? जबरदस्त प्रश्न, हाँ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या पूछा जा रहा है? देखो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है ना। सबसे अधिक क्या बोला जा रहा है? विद्युत धनात्मक। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयोडीन, है ना। याद रखना, विद्युत धनात्मक का क्रम में बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। विद्युत धनात्मकता का क्रम, अगर मैं हैलोजन ग्रुप की बात करूं तो हैलोजन ग्रुप में किसका विद्युत धनात्मक सबसे ज़्यादा होता है? तो आयोडीन का। आयोडीन के बाद ब्रोमीन का, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद आपका फ्लोरीन का। मतलब विद्युत धनात्मकता फ्लोरीन की सबसे कम होती है और किसकी सर्वाधिक होती है? आयोडीन की। लेकिन वही पूछेगा कि विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता या सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, या ऐसा पूछेगा
सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आपको बताना है फ्लोरीन बताना है। लेकिन सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व या हैलोजन आपसे पूछेगा तो आपको आयोडीन बताना है, और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता पूछेगा तो आपको फ्लोरीन बताना है। यहाँ से हम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ध्यान रखना ना। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन सा है। इसका सही आंसर आपका आयोडीन। ये सीक्वेंस याद रखना, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, उसके बाद आपका फ्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति क्या है? सारणी के बाईं ओर, सारणी के दाईं ओर, सारणी के मध्य में, या सारणी के नीचे। अभी जस्ट मैंने बताया था जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका सारणी के दाईं ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका सारणी के दाईं ओर हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। अब देखो उपधातु क्या होता है, तो उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, उपधातु क्या होता है, तो उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिसमें आपका धातु के भी और आपका अधातु, धातु और अधातु दोनों के क्या होते हैं, आपका गुण होते हैं। ठीक है, धातु के भी और आपका अधातु के भी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति क्या है, तो सारणी के दाईं ओर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद रखना है जो आपको जो उपधातु को आपका अर्धधातु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जी? अर्धधातु। उपधातु को आपका अर्धधातु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका पी ब्लॉक में अगर मैं बताऊं, ये आपका पी ब्लॉक में वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 इसमें पाया जाता है। ठीक है, जो आपका उपधातु है पी ब्लॉक में 16 मतलब वर्ग आपका 13, 14, 15, 16, 17 इसमें पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति क्या है, तो सारणी के दाईं ओर। उपधातु मतलब वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, इसे अर्धधातु के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रमुख रूप से पी ब्लॉक में वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 इसमें पाया जाता है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में शामिल है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, देखो नियान, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आपका पोटेशियम, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हीलियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, और ये आपका क्या है, आपका पोटेशियम बताना है। चलिए, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में शामिल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीलियम, लिथियम, उसके बाद हो जाएगा हीलियम, लिथियम, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम। हीलियम बोलता हूँ जी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपका वर्ग 1 के है ना, ये वर्ग 1 के धातु है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब आपका वर्ग 1 के धातु है। ठीक है, और समूह 1 के तत्वों को क्या किस नाम से जानते हैं जी? इसको आपका क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। समूह 1 के तत्वों को आपका क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, और समूह 2 के तत्वों को आपका ये समूह 1 के तत्वों को क्षारीय धातु, और समूह 2 के तत्वों को आपका क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक ही वर्ग में शामिल कौन कौन सा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित है, आपको बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठवें आवर्त में कितने तत्व उपस्थित है? ऑप्शन दिया गया, देखो 18, दूसरा आपका 22, उसके बाद तीसरा दिया है आपका 36, और चौथा दिया गया आपका तीसरा 32, चौथा दिया गया आपको 36। ठीक है, देखो आधुनिक आवर्त सारणी के छठवें आवर्त में कितने तत्व उपस्थित है, इसको सीधा ही याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन 32। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3rd ऑप्शन 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित है, तो 32। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेयजल आपूर्ति को विसंक्रमित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला विरंजक कौन सा है? पेयजल आपूर्ति को विसंक्रमित करने के लिए, मतलब जो पेयजल आपूर्ति है उसको आपका कीटाणु रहित बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला विरंजक कौन सा है? फिनाइल, क्लोरीन, एल्कोहल या आसुत जल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्लोरीन। ठीक है, इसका सही आंसर आपका क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग आपको कीटाणुनाशक में होता है। किसमें होता है? आपका कीटाणुनाशक में, याद रखना जी, है ना। क्लोरीन का प्रयोग आपको कीटाणुनाशक बनाने में होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर आपका क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, और ये आपका हैलोजन परिवार में दूसरा सबसे अधिक हल्का तत्व है। ठीक है, हैलोजन परिवार में ही आता है ये। तो हैलोजन परिवार में दूसरा सबसे अधिक हल्का तत्व है, दूसरा सबसे अधिक हल्का
तत्व है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये कौन से ब्लॉक से संबंधित है, तो पी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, और इसका उपयोग आपका एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है। इसका प्रयोग आपका एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो पेयजल आपूर्ति को भी संक्रमित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला विरंजक कौन सा है, इसका सही आंसर आपका क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका 17 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक हैलोजन ग्रुप में आता है। हैलोजन ग्रुप का दूसरा सबसे अधिक हल्का तत्व है, पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और कीटाणुनाशी बनाने में इसका प्रयोग होता है। आपको यह ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वह एक परमाणु कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनों को न तो प्राप्त कर सकता है और न ही खो सकता है, धातु में, अधातु में, निष्क्रिय या वायुमंडलीय। सीधा नाम समझ में आ रहा है। देखो, वह एक परमाणु कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनों को न तो प्राप्त कर सकता है और न ही खो सकता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, निष्क्रिय। ठीक है, याद रखना जो आपका जो निष्क्रिय जो तत्व है वो हमारे आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्व है। ठीक है, समूह 18 के जो तत्व है जी, समूह 18 के तत्व को आपका निष्क्रिय तत्व के नाम से भी आपका जाना जाता है। इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, निष्क्रिय, है ना। तो वह एक परमाणु कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनों को न तो प्राप्त कर सकता है नहीं खो सकता है, इसका सही आंसर आपका निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, लैंथेनाइट और एक्टेनाइट को किस नाम से जाना जाता है, उत्कृष्ट गैस, सामान्य तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व या संक्रमण तत्व। आपने पढ़ा भी होगा। लैंथेनाइट और एक्टेनाइट को किस नाम से जाना जाता है, उत्कृष्ट गैस तो नहीं बोलते हैं भैया, है ना, उत्कृष्ट गैस तो नहीं बोलते। सामान्य तत्व भी आपका नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, आंतरिक संक्रमण तत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, और जो हमारा जो अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूँ, हमारी मैं आवर्त सारणी की बात करता हूँ, तो जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसको परमाणु क्रमांक के द्वारा व्यवस्थित किया गया है। और कितने उसमें आपका आवर्त सारणी में कितने आपका वो है जी ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और आपका ए ब्लॉक, है ना। ये आपका 4 ब्लॉक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें से आपका 16वें वर्ग के जो तत्व है उसको हैलोजन के नाम से भी आपका जाना जाता है। हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि लैंथेनाइट और एक्टेनाइट को किस नाम से जाना जाता है, तो आंतरिक संक्रमण तत्व। किस नाम से आपका, आंतरिक संक्रमण तत्व, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिकतम है, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया 2-3 बार। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिकतम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सोडियम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बोलता हूँ जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका पोटेशियम। तो किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिकतम है, तो पोटेशियम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परमाणु का जो आकार होता है ना वो आमतौर पर आवर्त में घटता जाता है और समूहों में बढ़ता जाता है। ठीक है, परमाणु का आकार जो होता है वो आप आवर्त में घटता है और आपका समूहों में बढ़ता जाता है। ठीक है, तो किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिकतम है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पूछिए आपका, पोटेशियम। ठीक है, चलो अब देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। पोटेशियम का कितना होता है आपका, 19 होता है। ठीक है, और क्या बच गया जी, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, है ना। सोडियम का 11 होता है, याद करना। पोटेशियम का 19 होता है, कार्बन का 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिकतम है, इसका सही आंसर आपका पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या अधिकतम है, परमाणु क्रमांक होता है आपका 19 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है, किस में अधिकतम परमाणु त्रिज्या बोला गया है, आपको बताना है। पोटेशियम में, है ना, क्लोरीन में, सोडियम में या आपका सल्फर में बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखो परमाणु त्रिज्या का अगर मैं घटता क्रम की बात करूं, परमाणु त्रिज्या का घटता क्रम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो सबसे पहले सोडियम हो जाएगा, सोडियम के बाद आपका पोटेशियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। ये ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है, तो इसका सही आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है आपका 11, ये आपको ध्यान रखना है। फास्फोरस का कितना होता है आपका 15, क्लोरीन का तो सभी को पता होगा आपका 17 होता है और सल्फर का कितना होता है आपका 16 होता है ना। ये आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फास्फोरस का 15, क्लोरीन का 17, सोडियम का 11 और सल्फर का आपका 16, है ना। और मैंने बताया कि इसमें जो आपका परमाणु त्रिज्या का घटता क्रम क्या है आपका सोडियम सबसे पहले आएगा, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद आपका क्लोरीन, है ना। तो आपका किसमें सबसे अधिकतम परमाणु त्रिज्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका, सोडियम। ठीक है, ये सीक्वेंस को याद करना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारी जल का अनुभार क्या होता है, भारी जल के फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, D2O। ठीक है,
D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको भारी जल के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग आपका मंदक के रूप में होता है। ठीक है, तो भारी जल का अनुभार कितना होता है 16, 18, 22 या 20। चलो देखो, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा आपका 8 है ना, ऑक्सीजन का 16 और ड्यूटेरियम का 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 16 + 4, 16 + 4 तो कितना हो जाएगा, जब 16 4 20 है ना, तो इसका सही आंसर हमारा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो भारी जल का अनुभार क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। क्या होगा आपका 20, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12 या कार्बन 16। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन 12 है ना, कार्बन 12। याद रखना, जो कार्बन 12 के द्रव्यमान को 12 द्रव्यमान इकाई के रूप में परिवर्तित किया जाता है, के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो आपका कार्बन जो 12 है, इसके द्रव्यमान को 12 परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में क्या किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है जी, और कार्बन 12 की मैं बात करूं, कार्बन 12 की बात करूं तो इसमें आपका 6 प्रोटॉन होता है, आपका 6 न्यूट्रॉन होता है और आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कार्बन 12 की अगर मैं बात करूं C12 का, तो इसमें आपका 6 प्रोटॉन होता है, 6 आपका न्यूट्रॉन होता है और 6 इसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके परमाणु के संबंध में पाए गए हैं, इसका सही आंसर आपका कार्बन 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन कार्बन 12 हो जाएगा। और मैंने बताया कि कार्बन 12 की जो द्रव्यमान को 12 परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपका 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। सभी बातों को आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, सभी को पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। ऑप्शन है जे थॉमसन, जॉर्ज डाल्टन, जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन का खोज किया गया था आपका गोल्डस्टीन के द्वारा और न्यूट्रॉन का खोज किया गया था चैडविक के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान सुनिए। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन आपका गोल्डस्टीन और आपका न्यूट्रॉन चैडविक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपका जे थॉमसन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, आप सभी को पता होगा है ना। नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का परमाणु भार है। कैल्शियम का परमाणु भार आपको बताना है। ये म्यू, आपका MU लिखा है ना, ये म्यू है जी, म्यू है ना, म्यू है। ठीक है, चलो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का परमाणु भार है। 32 म्यू, 40 म्यू, 35.5 म्यू या आपका 14 म्यू। सीधा इसको आपको याद रखना है। इसका सही आंसर आपको 40 म्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 म्यू। ठीक है, तो कौन सा कैल्शियम का परमाणु भार है, इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 14 म्यू। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। LPG पेट्रोलियम गैस, जिसको आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जानते हैं, किसका मिश्रण है। मीथेन और प्रोपेन, इथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, प्रोपेन और हेक्सेन। बताना है जी। LPG लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है, किसका मिश्रण है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन और प्रोपेन है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपका ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10 होता है ना, किसका, ब्यूटेन का, ब्यूटेन का। और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है आपका C3H8 होता है ना, C3H8 ये आपका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। और ब्यूटेन का आपका C4H10 होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो LPG, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और ये किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन का रासायनिक फार्मूला C4H10 है और प्रोपेन का C3H8 है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम ही क्वेश्चन था ये है ना। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, आपको पूछा जा रहा है कौन सी धातु नहीं है। टाइटेनियम, सिलिकॉन, पारा या चांदी। बताना है जी, इसमें से कौन सी धातु नहीं है। चांदी तो है, पारा भी है, टाइटेनियम भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक आपका अधातु या बोल सकते हैं उपधातु है। ठीक है, और जो आपका आवर्त सारणी में वर्ग 14 में है। ठीक है, सिलिकॉन आवर्त सारणी में वर्ग 14 में है। अगर इसका मैं प्रतीक बताऊं तो प्रतीक क्या हो जाएगा आपका, SI हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, SI। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन। याद रखना, जो सिलिकॉन है ना, ये ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, हमारे भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन के बाद क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। फर्स्ट नंबर में आ जाएगा आपका ऑक्सीजन और सेकेंड नंबर में क्या आ जाएगा आपका, सिलिकॉन आ जाएगा है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है, इसका सही आंसर आपका सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन
जो कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा आपका SI हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना ये आवर्त सारणी के वर्ग 14 में है, जो कि आपका एक अधातु या एक उपधातु है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। चलो इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: प्रति इकाई आवेश ऊर्जा, प्रति इकाई धारा बल, प्रति इकाई विद्युत ऊर्जा और प्रति इकाई आवेश पर बल। चलो बताना है विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, प्रति इकाई आवेश पर बल, ठीक है। तो प्रति इकाई आवेश पर जो बल लगता है उसी को विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, इसको आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकारों को सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य से सबसे छोटी तक सही ढंग से क्रमित करता है? जबरदस्त प्रश्न, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य से सबसे छोटी तक सही ढंग से क्रमित करता है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य किसका है, उसके बाद किसका है, और अंत में कहाँ तक जाना है, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य तक आपको जाना है। तो देखिए ऑप्शन है गामा, उसके बाद एक्सरे, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्यमान, फिर रेडियो। सेकंड ऑप्शन है रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, दृश्यमान। थर्ड ऑप्शन है दृश्यमान, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, और चौथा है पराबैंगनी, उसके बाद एक्सरे, फिर गामा, फिर रेडियो। बताना है जी। चलो आपको सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य से सबसे छोटी तक सही क्रम में इसको जमाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? आपका रेडियो का होता है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो का होता है। रेडियो के बाद आपका माइक्रोवेव का होता है, सूक्ष्म तरंगी का, ठीक है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद किसका होता है? आपका इंफ्रारेड का होता है। किसका होता है जी? इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड का होता है। इंफ्रारेड के बाद होता है किसका? आपका दृश्यमान का, ठीक है। किसका? दृश्यमान का। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है ये आपका, कौन सा ऑप्शन में है? रेडियो, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद दृश्यमान। तो कौन से ऑप्शन में है जी आपका? सेकंड ऑप्शन में। किस में? आपका सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस में होता है? तो आपका रेडियो तरंग में, उसके बाद सूक्ष्म तरंग में, फिर आपका इंफ्रारेड में, उसके बाद दृश्यमान में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। सबसे कम दृश्यमान हो जाएगा, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर आपका रेडियो, है ना। ये सबसे कम आपका किस में? आपका दृश्यमान में। लेकिन सबसे ज़्यादा बोलेगा तो आपका रेडियो में। किस में? सबसे ज़्यादा रेडियो। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंग में, फिर माइक्रोवेव में, फिर इंफ्रारेड में, फिर सबसे कम आपका दृश्यमान में हो जाएगा, ठीक है। सभी बातों को याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ताप स्थानांतरण के तरीके हैं? चालन, संवहन, परावर्तन। इजी क्वेश्चन है, सब बना लोगे। ऑप्शन है पहला केवल 3, दूसरा केवल 1 और 2, तीसरा केवल 2 और 3, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। बताना है कौन से ताप स्थानांतरण के तरीका है। देखो चालन, ठीक है, चालन के द्वारा भी आपका ताप का स्थानांतरण होता है, संवहन के द्वारा भी होता है। परावर्तन है आपका ताप स्थानांतरण का तरीका नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो चालन होता है जी, चालन का संबंध केवल किससे होता है? आपका ठोस से होता है, ठीक है। और जो आपका संवहन का जो संबंध है ना, आपका द्रव और गैस से होता है, ठीक है। चालन का संबंध ठोस से होता है और संवहन का संबंध आपका द्रव और गैस से होता है, जबकि परावर्तन है ये आपका ताप स्थानांतरण का तरीका नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपको गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा हमारा सही ऑप्शन है, सही आंसर है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, केवल 1 और 2, ठीक है। और विकिरण तो जानते होंगे कि विकिरण में आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आपका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। विकिरण, देखो विकिरण में क्या होता है? आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से क्या होता है? आपका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। किसमें? विकिरण में। तो कौन से ताप स्थानांतरण के तरीके हैं? चालन तो है, संवहन भी है, और आपका विकिरण भी है। जबकि ऑप्शन में बस परावर्तन दिया, तो परावर्तन आपको नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, केवल 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? आप सबको पता होगा जी। देखो विद्युत ऊर्जा का आपको व्यावसायिक मात्रक बताना है, वाट, वाट घंटा, किलोवाट घंटा या किलो जूल। चलो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या हो जाएगा जी? आपका किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। और सभी को पता होगा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना होता है? आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना होता है? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या है? तो आपको बताना है किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मानव कर्ण के लिए श्रव्य आवृत्ति का सन्निकर्ष परास क्या है? मतलब जो मानव जो कर्ण है कितने आवृत्ति तक की आवाज़ को सुन सकता है? 10 से 10,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, उसके बाद 40 से 40,000 हर्ट्ज, या आपका 50 से 50,000 हर्ट्ज। ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो मानव कर्ण के लिए श्रव्य आवृत्तियों का आपको सीमा
सीमा बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 20 से 20,000 हर्ट्ज। मतलब याद रखना आप लोगों को कि मानव कान है ना, ये आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। मानव कान है वो आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगर मैं पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति के बारे में बताऊं, पराश्रव्य ध्वनि, तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होता है आपका 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है आपका अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है जब आपका अधिक होता है। और ये जो पराश्रव्य ध्वनि है इसको आपका कुत्ते बिल्ली, ठीक है, कुत्ते सुन सकते हैं, बिल्ली सुन सकते हैं, आपका चमगादड़ सुन सकते हैं, चमगादड़ ये, ठीक है। अगर मनुष्य के कर्ण की आपका श्रव्य सीमा की बात करूं तो 20 से 20,000 हर्ट्ज आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो मानव कर्ण के लिए श्रव्य आवृत्तियों का सन्निकरण परास कितना है, तो आपको बताना है 20 से 20,000 हर्ट्ज। और जो पराश्रव्य ध्वनि होता है इसकी जो आवृत्ति आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे कुत्ते बिल्ली चमगादड़ ये सब सुन सकते हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? वर्षा और क्षेपण, भूमिगत जल स्तर, भूकंप या भूमिगत खनिज सामग्री। तो जो सिस्मोग्राफ होता है ना, जिसका उपयोग आपका भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। किसको? भूकंप को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, है ना। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? जो आपका भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, सौर सेल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश वोल्टी प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश चालकी प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण नहीं आएगा, प्रकाश चालकी प्रभाव भी नहीं आएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी नहीं आएगा। सही आंसर का प्रकाश वोल्टी प्रभाव। सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टित करता है या परिवर्तित करता है, ठीक है। जो सौर सेल होता है, सौर सेल ये क्या करता है? आपका सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा या हम लोग बोल सकते हैं सोलर ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें जी? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो सौर सेल होता है वो आपका किसको? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या बोल सकते हैं सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और सौर सेल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश वोल्टी प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? समान बल के लिए किसी सतह का जितना छोटा क्षेत्रफल उतना अधिक दाब होता है। पहला तो बिल्कुल सही है ना। याद रखना, समान बल के लिए किसी सतह का जितना छोटा क्षेत्रफल होगा ना उतना अधिक उसका क्या होता है? दाब होता है। दूसरा, द्रव पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं, बिल्कुल सही है ना। जो लिक्विड होता है, वो जो लिक्विड जिसमें भी रखा होता है ना, उसके जो वॉल होते हैं उस पर क्या करते हैं? प्रेशर अप्लाइड करते हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा, वायु हम पर वायुमंडलीय दाब डालते हैं, बिल्कुल सही जी, वायु भी हम पर वायुमंडलीय दाब डालती है ना। चौथा, हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते क्योंकि यह मात्रा में नगण्य है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव करते हैं, ठीक है। हम वायुमंडलीय दाब को क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, ये आपको याद रखना है, अनुभव करते हैं। जबकि क्या बोला जा रहा है ऑप्शन कि हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते बोला जा रहा है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। और दाब क्या होता है? तो दाब वह भौतिक राशि है जिसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो आपका दाब को परिभाषित किया जाता है। ये जो चौथा ऑप्शन जो बोला जा रहा है ये आपको गलत है कि हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि यह मात्रा में नगण्य है, जो कि गलत है। हम वायुमंडलीय दाब को क्या कर सकते हैं जी? अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और दाब का सही मात्रक तो पता होगा जी, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका पास्कल होता है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और फार्मूला तो आप लोग को पता होगा, P = F/A, है ना। P = क्या होता है? F/A, ये आपका फार्मूला हो जाएगा दाब का। और दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर फोर्थ ऑप्शन क्या आपका गलत है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा देखते हैं? हृदय स्पंद की ध्वनि को परिवर्तित करने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हृदय स्पंद की ध्वनि को परिवर्धित करने के लिए ना, हृदय स्पंद की ध्वनि को परिवर्धित करने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ग्लूकोमीटर, स्टेथोस्कोप, वेंटिलेटर या इंक्यूबेटर। सभी ने देखा होगा इसको, है ना, सब जानते भी होंगे। हृदय स्पंद मतलब जो हार्ट बीट है उसकी ध्वनि को परिवर्धित करने के लिए, मतलब उसको सुनने के लिए, है ना, डॉक्टर द्वारा कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? डॉक्टर लोग जी हेडफोन जैसे लगाए रहते हैं, आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेथोस्कोप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेथोस्कोप हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या होती है? अभी जस्ट मैंने बताया था, ठीक है। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो दाब की एसआई इकाई क्या होती है? जब आपका पास्कल होता है। मैंने बताया था ना कि दाब वह भौतिक राशि है जिसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित करते हैं। P = क्या होता है आपका? F/A होता है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है आपका? पास्कल होता है। दाब वह भौतिक राशि है जिसे
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो दाब की एसआई इकाई क्या होती है, आपका पास्कल होती है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आकाश का नीला रंग किसका परिणाम है, बताना है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या परिक्षेपण। तो जो आकाश का जो नीला रंग है, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो आकाश का जो नीला रंग है किसका परिणाम है, तो आपको बताना प्रकीर्णन का। किसका जी, प्रकीर्णन का। ठीक है, नीला प्रकाश है वो अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए हम ज़्यादातर समय क्या करते हैं, आकाश को नीले रंग में देखते हैं। मैंने क्या बोला कि जो नीला जो रंग होता है या जो नीला प्रकाश होता है वो अन्य प्रकाश की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलना, बहुत ज़्यादा वो फैलता है। इसी कारण हम लोग अधिकांश देखते हैं जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है, आपका नीला दिखाई देता है जी। कैसा दिखाई देता है, नीला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित मतलब आपका फैलना, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा फैलता है, तभी तुमको क्या दिखता है, आकाश नीला दिखाई देता है अधिकांशता, है ना। तो इसका सही आंसर हमारा प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है, नोमोन, ओडोमीटर, मैनोमीटर, पायरोमीटर। कार तो सब चलाते होगे, है ना। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर आपका ओडोमीटर। देखो कई लोग कार अभी नहीं चलाते होंगे, हालांकि मुझे भी नहीं आता, लेकिन ऐसा है कि जब भी कार लोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कार में ओडोमीटर लगा होता है ना, जो कि आपका किसको मापता है, दूरी को मापता है। तो किस उपकरण का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो आपका ओडोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ओडोमीटर। ओडोमीटर एक कार द्वारा तय की गई दूरी की गणना करने का क्या है जी, आपका उपकरण है, ये आपको अच्छे से याद रखना। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ध्वनि तरंग की घाटी को क्या कहा जाता है, ध्वनि तरंग की घाटी या सबसे जो निचला भाग होता है, ठीक है, जैसे कि मैं ध्वनि तरंग की बात करूँ तो ये सबसे जो निचला भाग है, निचला भाग, तो ध्वनि तरंग की घाटी या सबसे निचला भाग को क्या कहा जाता है, निम्नतम, शिखर, उच्चतम या गर्त। देखो सबसे ऊपर भाग को क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं, सबसे ऊपर भाग को श्रृंग, और सबसे नीचे भाग को बोला जाता है जब गर्त है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, गर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्त, है ना। तो ध्वनि तरंग की घाटी या सबसे निचला भाग को क्या कहा जाता है, तो गर्त कहा जाता है। ये बात को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन। बढ़िया प्रश्न है। विद्युत धारा को आपका किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो विद्युत धारा को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये आपको याद रखना है। तो विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन। क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विद्युत धारा को आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सभी को पता होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी, आपका एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका एम्पियर। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सबसे तेज किस में गमन कर सकता है, ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश है वो सबसे तेज आपका निर्वात में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3.8। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है जी आपका, ये आपका 3 × 10⁸ ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो प्रकाश का सबसे तेज में गमन किस माध्यम में होता है, तो आपका निर्वात में। माध्यम बोलता हूँ जी, आपका किस में होता है, तो आपका निर्वात में। देखो ध्वनि के संचरण के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम होना जरूरी है, लेकिन प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है जी। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो प्रकाश है ये आपका निर्वात में सबसे तेज गमन करता है, और निर्वात में आपका प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। मैं आपका वो किलोवाट घंटा वाला लिख रहा था, ये आपका सही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश सबसे तेज किस में गमन करता है, निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोलता है, प्रतिक्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है, ये तीसरा नियम बोलता है। न्यूटन की गति का पहला नियम को जड़त्व के नियम से नाम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा जाए। ये तो आपका न्यूटन की गति का पहला नियम है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, आपका न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है ना, ये आपका बल को परिभाषित करता है। आप लोगों ने ये फार्मूला देखा होगा, F = क्या होता है आपका ma। ठीक है, जहाँ F बल है और m द्रव्यमान है और a क्या आपका त्वरण होता है। ठीक है, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम ही क्या करता है, बल को परिभाषित करता है। तीसरा
दूसरा नियम तो मैंने बता दिया, ये प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन की गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगा जाए। तो न्यूटन की गति का आपका जो दूसरा नियम है यही आपका बल को परिभाषित करता है। और दूसरा नियम में आपको पता होगा F इक्वल टू क्या होता है, आपका ma होता है, F इक्वल टू आपका ma, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है। मैंने बताया था श्रव्य मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जिसे हम लोग सुन सकते हैं। पराश्रव्य मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि आवृत्ति होती है वो आपका पराश्रव्य में आती है, जिसको कुत्ते है ना, चमगादड़ ये सब सुन सकते हैं जी। तो पराश्रव्य निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, है ना। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है। प्रतिरोध फैराडे ओम वोल्ट एम्पियर बताना है जी। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है। देखो एम्पियर तो विद्युत धारा का होता है ना। प्रतिरोध का सही मात्रक पूछा गया है, तो प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है आपका, ओम होता है। क्या होता है आपका, ओम होता है, ठीक है। और विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। जबकि प्रतिरोध का क्या होता है आपका, ओम होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्पंदन इकाइयों का नाम बताइए। आपको उत्सर्जन तंत्र के निस्पंदन इकाई का नाम बताना है। मूत्रवाहिनी, विक्काणु, तंत्रिका कोशिका या मूत्र मार्ग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र के निस्पंदन इकाई का आपको नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विक्काणु। और विक्काणु को इंग्लिश में आपका नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी, नेफ्रॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन को किडनी की इकाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन को किडनी की इकाई के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा ब्रेन की इकाई क्या होता है, तो ब्रेन की इकाई क्या होता है आपका, न्यूरॉन होता है जी। ब्रेन की इकाई न्यूरॉन होता है और किडनी की इकाई आपका नेफ्रॉन होता है। क्वेश्चन है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के निस्पंदन इकाइयों का नाम बताइए। इसका सही आंसर आपका विक्काणु, जिसको इंग्लिश में नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि आपका ब्लड को क्या करता है, प्योर या शुद्ध करने का कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि एंजाइम स्त्रावित करती है। लार ग्रंथि कौन से एंजाइम स्त्रावित करती है। देखो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड। इन तीनों लार ग्रंथियों से आपका 2 विशेष प्रकार के एंजाइम का स्त्राव होता है, टाइलिन या एमाइलेज और लाइसोजाइम। ये जो टाइलिन या एमाइलेज जो आपका एंजाइम होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, याद रखना। तो लार ग्रंथि एंजाइम कौन सा एंजाइम स्त्रावित करता है पूछा गया है, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। इसका सही आंसर आपका एमाइलेज हो जाएगा, ठीक है। और इसी को आपका टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, टाइलिन के नाम से भी आपका जाना जाता है। जो किसका पाचन करता है जी, आपका कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के लार ग्रंथि के द्वारा किसका पाचन किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। लाइपेज ये आपका वसा का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम। पेप्सिन ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का, ये प्रोटीन का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन ये भी किसका पाचन करता है, आपका प्रोटीन का पाचन करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लार ग्रंथि एंजाइम स्त्रावित करती है कौन सा एंजाइम, आपका एमाइलेज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो पेप्सिन है ये आपका अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम का स्त्रावण अमाशय से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइपेज का भी आपका अमाशय से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है, क्षय रोग, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस। बताना है क्षय रोग किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग किसके द्वारा होता है जी, आपका बैक्टीरिया। क्षय रोग को आपका टीबी के नाम से भी जानते हैं भैया। किस नाम से, टीबी जी, टीबी। और कौन से आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, तो बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। क्षय रोग के बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस। तो क्षय रोग जिसको टीबी के नाम से भी जानते हैं, ये किसके कारण होता है, तो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण, बैक्टीरिया, ठीक है। चलो अब मैं आप लोग को बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या है, पंडित का ट्रिक न्यू है। अब देखो यहाँ से पस से हो जाएगा आपका प्लेग, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, ठीक है। त से याद रखना है, त से तपेदिक, त से आपका तपेदिक हो जाएगा, त से तपेदिक, है ना। और एक और याद रखना है टाइफाइड, तपेदिक और टाइफाइड हो जाएगा। उसके बाद का से आपको याद रखना है, का से काली खांसी, का से क्या हो जाएगा आपको, काली खांसी हो जाएगा।
टी से क्या होगा आपका, टी से आपका टिटनेस हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा जब आपका टिटनेस हो जाएगा, ठीक है, टी से आपका टिटनेस हो जाएगा। न्यू से क्या होगा आपका निमोनिया, न्यू से क्या हो जाएगा आपका निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया। और है से क्या हो जाएगा जब आपका हैजा। तो ये सब जितने जो मैंने बताया ये सब आपका किससे होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से। याद करना है, पंडित का ट्रिक न्यू है, अगर ये तरीका याद कर लोगे तो देखो, प से प्लेग हो जाएगा, ड से डिप्थीरिया हो जाएगा, त से तपेदिक टाइफाइड हो जाएगा, का से काली खांसी, टी से टिटनेस हो जाएगा, न्यू से निमोनिया और है से आपका हैजा। तो ये सब आपका बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो क्षय रोग किसके कारण होता है, तो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। रक्तातिसार और मलेरिया जैसे रोग किसके कारण होते हैं, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो जो आपका रक्तातिसार और मलेरिया है ये किसके कारण होता है, ये होता है जी आपका प्रोटोजोआ। किसके कारण होता है जी आपको, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब याद रखिएगा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन से, मैं बता दे रहा हूँ। पापा काम पर सोते हैं, एक तरीका बता रहा हूँ आप लोग को, पापा काम पर सोते हैं। पापा से याद रखना है पायरिया, पापा से आपको याद रखना है पायरिया। उसके बाद का से आपको ध्यान रखना है, का से काला जार, का से काला जार, ठीक है। उसके बाद म से आपको ध्यान रखना है, म से मलेरिया, म से क्या ध्यान रखना है, मलेरिया, ठीक है। उसके बाद प से क्या ध्यान रखना है, प से पेचिस। तो ये सभी जो आपका डिजीज़ है ये सब किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो रक्तातिसार और मलेरिया जैसे रोग किसके कारण होते हैं, तो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। याद करने का मैंने तरीका बता दिया, पापा काम पर सोते हैं, पा से पायरिया, का से काला जार, म से मलेरिया, प से पेचिस, ये सब आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी के नाम है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं जी। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा थाइमस ग्रंथि, चौथा पित्तपिंड। बताना कि मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अधिवृक्क ग्रंथि। इसका सही आंसर आपका अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, जिसको एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में आपका एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किडनी के जस्ट ऊपर में होता है, ये किडनी के जस्ट ऊपर में होता है, ठीक है। और यही क्या करता है, रक्तचाप क्या करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, या अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं इसको हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, देखो छोटी आंत हमारे शरीर में पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ना। हमारे शरीर में अंतिम रूप से जो पाचन होता है भोजन का छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में ही अवशोषण भी शुरू हो जाता है। छोटी आंत में भोजन को अंतिम रूप से पचाने के लिए उसमें 3 भाग होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। क्या क्या, छोटी आंत में भोजन को अंतिम रूप से पचाने के लिए उसमें 3 भाग होते हैं, डिओडिनम हो जाएगा, उसके बाद जेजुनम हो जाएगा, जेजुनम के बाद एक और होता है आपका इलियम। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। मैंने क्या बोला कि छोटी आंत में भोजन को अंतिम रूप से पचाने के लिए उसके 3 भाग होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, जिसमें डिओडिनम की लंबाई क्या होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक है। और डिओडिनम को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिओडिनम को हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी आपको, ग्रहणी, ठीक है। तो छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण होता है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण करने के लिए यहाँ 3 इनके भाग होते हैं, कौन कौन सा, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। और डिओडिनम को आपको ग्रहणी के नाम से भी जाना जाता है। तो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो ग्रहणी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से क्या मनुष्य में हृदय स्पंद और श्वसन गति को नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि, मेरुरज्जु, मेरुदंड या मेडुला ऑब्लागेंटा। बताना है कि क्या मनुष्य में हृदय स्पंद और श्वसन गति को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जबका मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लागेंटा होता है ये मनुष्य में हृदय का स्पंदन होता है, हार्ट बीट, और श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, इसके जो गति होता है ना उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा स्पीड चलूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तो छत्तीसगढ़ के भी क्वेश्चन करने हैं, अभी इंडियन जियोग्राफी के भी क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ जी, है ना। जिसमें मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए मैं उसको कर रहा हूँ, है ना। बाकी आप लोग समझिएगा अच्छे से। और चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं इसमें पीयूष ग्रंथि के बारे में भी आपको बता सकता हूँ, मेरुरज्जु के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो आंसर है वो बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस चीज़ को आप लोग को बताते चलूँगा, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। चलो देखो, क्या हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, कंकाल, मांसपेशी, सीरा, धमनियाँ, प्लाज्मा। क्या हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको धमनियाँ, ठीक है। जो धमनियाँ होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, आपका आर्टरी, ठीक है। जो धमनी होते हैं, धमनी जो होता है आर्टरी के नाम से जिसको इंग्लिश में जानते हैं, वो हृदय से शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो धमनी क्या करता है, धमनी क्या करता है, ये आपका, ये हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय
तो ये हृदय से जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है ना, उसको ये शरीर के विभिन्न भाग हो जाएगा, ये शरीर के विभिन्न भाग। तो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको शरीर के विभिन्न भाग तक, ये आपका क्या है, ये शरीर के विभिन्न भाग है। क्या है जी, आपका शरीर के विभिन्न भाग। और ये जो पाइप दिख रहा है ये क्या है, आपका धमनी है, ये धमनी पाइप है। और इसी धमनी के माध्यम से हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जो आपको ऑक्सीजन युक्त रक्त है ये जा रहा है। ये आपका शरीर के विभिन्न भाग है। क्या है, शरीर के विभिन्न भाग है, ठीक है, विभिन्न भाग। तो धमनी के माध्यम से ही जो आपका हृदय से निकलने वाला शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इसका सही आंसर आपका धमनी हो जाएगा। लेकिन याद रखना, शरीर के विभिन्न भागों से जो आपका कम ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो हृदय तक किसके माध्यम से पहुंचता है, तो वो हृदय तक पहुंचता है सीरा के माध्यम से। यह क्या कहलाता है, सीरा। और सीरा को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन। यहाँ से एक चीज़ अच्छे से समझिएगा, हमारे हृदय से निकलने वाला जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, तो वो आपका धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। ये जो आपको पाइप दिख रहा है ये क्या आपका धमनी है। क्या है, आपका धमनी। तो यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड निकल रहा है ये धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है ना। और जो आपका शरीर के विभिन्न भागों से जो आपका कम ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, कम ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो सीरा के माध्यम से पुनः कहाँ लाया जाता है, हृदय में लाया जाता है। ये बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, आपका धमनी। मैंने पूरा साइंस मैराथन में पढ़ाया हुआ है, धमनी किसे कहते हैं, सीरा किसे कहते हैं, उसका डिफरेंस वगैरह सब बताया हुआ है। तो आप अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरा देख सकते हो जी, है ना। मैं अभी आप लोग को MCQ ही करा रहा। देखो समय भी ज़्यादा नहीं लेना है मुझे, इसीलिए मैं जो मुझे लग रहा है जितना इन्फॉर्मेशन देना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, एक संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। आपको बताना क्या एक संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे को जोड़ता है, ठीक है। तो हड्डी को हड्डी से किसके द्वारा जोड़ा जाता है, लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। हड्डी को हड्डी से किसके द्वारा जोड़ा जाता है, आपको लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसको हिंदी में आपका स्नायु के नाम से जानते हैं। और आपका हड्डी को आपका मांसपेशी से अर्थात मसल से, हड्डी को मांसपेशी से किसके द्वारा जोड़ा जाता है, आपका टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, टेंडन के द्वारा, ठीक है। तो एक संयोजी ऊतक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, स्नायु या लिगामेंट। इसका सही आंसर आपका स्नायु या लिगामेंट हो जाएगा। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और जो आपका टेंडन होता है ना वो आपका हड्डी को मसल से जोड़ता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सार्स का अर्थ क्या है, बताना है। सार्स का अर्थ क्या है, मानक तीव्र श्वसन सिंड्रोम, दूसरा गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, तीसरा उप तीव्र श्वसन सिंड्रोम और चौथा सभी श्वसन लक्षणों का प्रदर्शन। तो सबसे पहले तो सार्स का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। चलो इसका मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ आपका, सीवियर हो जाएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है जी। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपसे पूछेगा तो बताना सीवियर एक्यूट, है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स का अर्थ क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, ठीक है। गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम फुल फॉर्म देख लो, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। तो इसी को हिंदी में लिखा गया है गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य से कितने वर्षों बाद पृथक हुआ। देखो अब हम लोग छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इंडियन ज्योग्राफी के। हमने भी आपका साइंस के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए, फिर अब हम लोग छत्तीसगढ़ जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य से कितने वर्षों बाद पृथक हुआ, 42, 44, 46, 48। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44। देखो सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्षों बाद पृथक हुआ है। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ, है ना। कौन से अधिनियम के तहत, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ। और छत्तीसगढ़ हमारे भारत का 26वें क्रम का राज्य बना, है ना। 1 नवंबर सन 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, ठीक है। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का और आपका उत्तराखंड का, ठीक है। ये तीनों आपका राज्यों का गठन हुआ था। कब, आपका 2000 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य से कितने वर्षों बाद पृथक हुआ? 44 वर्षों बाद। और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर सन 2000 को, जो कि भारत का 26वें क्रम का राज्य बना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पूर्वी जिला है? कौन सा जिला सुदूर पूर्वी जिला है? अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ का सुदूर पूर्वी जिला कौन सा है जी? जशपुर हो जाएगा। सुदूर पूर्वी जिला जशपुर। सुदूर उत्तरी जिला बोलेगा तो बलरामपुर। सुदूर दक्षिण जिला बोलेगा तो आपको बताना है दक्षिण जिला आपका सुकमा, ठीक है। और सुदूर पश्चिम जिला बोलेगा तो आपको बताना है बीजापुर। क्या बताना है आपका? बीजापुर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश का सुदूर पूर्वी जिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका जशपुर, है ना। जशपुर क्या है? सुदूर पूर्वी जिला है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ के सरगुजा में धातु की मूर्ति में कौन सी जाति काम करती है? घड़वा, झार, फिर मलार, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में धातु की मूर्ति में कौन सी जाति काम करती है? इसका सही आंसर आपका मलार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका मलार, ठीक है। तो आपका सरगुजा में जो मलार जाति के जो लोग होते हैं ना, वो आपका धातु के मूर्ति कला में निपुण है, मतलब वो धातुओं से मूर्ति बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरगुजा के मलार जाति और रायगढ़ के झारा, ठीक है, रायगढ़ के झारा जनजाति आपको याद रखना है। और आपका सरगुजा का, ठीक है, सरगुजा का आपका मलार, ये दोनों जनजाति के लोग धातुओं की मूर्ति बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। रायगढ़ का झारा और सरगुजा का आपका मलार, दोनों जनजाति धातुओं से आपका जो मूर्ति बनाने के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। पेडुल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मुड़िया, बैगा, दोरला, कोरबा। जो पेडुल नृत्य होता है उसको आपका दोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। और दोरला जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में सुकमा अंचल की प्रमुख जनजाति या दोरला जनजाति के लोग होते हैं, वो सुकमा जिले में प्रमुख रूप से निवास करते हैं, जो लोग दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। और पेडुल नृत्य इसी के द्वारा किया जाता है। और पेडुल नृत्य को ये लोग विवाह के अवसर पर करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा दोरला जनजाति हो जाएगा, जो लोग दोरली बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यही दोरला जनजाति के लोगों में इनके जो महिलाएं होती है वो कप्पल पिंडुम त्यौहार मनाती है, अर्थात मेढकों का विवाह कराती है अच्छे बारिश की कामना के लिए। चलो, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस मंदिर निर्माण को प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत किया जा रहा है? दंतेश्वरी मंदिर, माँ बमलेश्वरी देवी, बंजारी माता मंदिर या जतमई घटा रानी? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर, ठीक है। तो किस मंदिर निर्माण को प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत किया जा रहा है? तो माँ बमलेश्वरी मंदिर, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि कहाँ है? आपका डोंगरगढ़ में है। कहाँ है जी? आपका डोंगरगढ़ में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चितवा डोगरी की शैल चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? J.R. कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल और अरुण कुमार शर्मा, और अरुण कुमार शर्मा और विष्णु श्रीधर वाकनकर। इसका सही आंसर हो जाएगा जब का भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, ठीक है। इसका सही आंसर भगवान सिंह बघेल, रमेंद्रनाथ मिश्र। ये क्वेश्चन CGPSC में भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। चितवा डोगरी गुफा ये कौन से आपका जिला में है वर्तमान में? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। चितवा डोंगरी की गुफा की खोज आपका भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया है। चितवा डोंगरी की गुफा से हमको सर्वाधिक शैल चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाषाणकालीन सर्वाधिक शैल चित्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका चितवा डोंगरी की गुफा से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से एक चीनी यात्री के जो आपका शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि आपका खच्चर पर सवार है, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में ड्रैगन का भी चित्र हमको प्राप्त हुआ है। घन औजार यहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से? चितवा डोंगरी से। सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे जो आपका प्राचीनतम गुफा पूछेगा छत्तीसगढ़ में, तो सिंघनपुर की गुफा, यहाँ से भी हमको पाषाणकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए, सिंघनपुर की गुफा। लेकिन सर्वाधिक शैल चित्र हमको कबरा पहाड़ की गुफा से प्राप्त हुआ, जो कि आपका रायगढ़ में पड़ता है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी की शैल चित्रकला की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही आंसर भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र हो जाएगा। आपको बताना है कहाँ है वर्तमान में। चलो, इनमें से कौन बाबू रेवाराम की रचना नहीं है? छत्तीसगढ़ी, नर्मदा कंटक, गंगा लहरी, सार रामायण दीपिका। तो बाबू रेवाराम की रचना का नाम सार रामायण दीपिका है, गंगा लहरी भी है, नर्मदा कंटक भी है। छत्तीसगढ़ी इसकी रचना का नाम नहीं है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टिमकी किस लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है? पंडवानी, भरथरी, चंदैनी ज्ञान या पंथी? देखो, मैंने पूरा आपका छत्तीसगढ़ की लोकल संस्कृति में इन सब के बारे में पूरा डिटेल से बताया हुआ है जी, है ना। तो वापस से मैं पूरे इन सब के बारे में डिटेल से नहीं बताऊंगा। हाँ, कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किस में होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं बताते रहूँगा कि पंडवानी क्या होता है, कितनी शैलियाँ है ना, कौन कौन इसके कलाकार है, ये सब मैंने पूरा बता दिया है। पूरा वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। चलो देखो, तो टिमकी किस लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंदैनी ज्ञान, ठीक है। चंदैनी ज्ञान में लोरिक और चंदा के प्रेम गाथा का वर्णन किया जाता है, जिसमें वाद्य यंत्र के रूप में आपका टिमकी और ढोलक
टिमकी और ढोलक का प्रयोग होता है। ठीक है, पंडवानी में याद रहे वाद्य यंत्र के रूप में आपका तंबूरा एवं खड़ताल, पंडवानी में वाद्य यंत्र के रूप में तंबूरा एवं खड़ताल का प्रयोग होता है। भरथरी, भरथरी में वाद्य यंत्र के रूप में सारंगी और इकतारा, सारंगी और इकतारा का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका पंथी में वाद्य यंत्र के रूप में मांदर और झांझ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? मांदर और झांझ का। ये सबको आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते वाद्य यंत्र से। पंडवानी में तंबूरा एवं खड़ताल, भरथरी में सारंगी और इकतारा, चंदनी गान में टिमकी और ढोलक, पंथी में मांदर और झांझ, इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अच्छे से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छीन के पत्ते से टोकरी और चटाई बनाती है। ये सब मैंने जनजाति में पढ़ाया हुआ है कि पर्टिकुलर जनजातियों की क्या क्या काम है, मैंने सब बताया हुआ है आप लोग को। तो कौन सी जनजाति छिंद के पत्तों से टोकरी और चटाई बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिकारी। ठीक है, जो शिकारी जनजाति के लोग होते हैं वो आपका छिंद के पत्तों से टोकरी और चटाई बनाती है। हलबा जनजाति के लोग तो आपका कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, और साथ ही साथ आपका जो चिवड़ा बनाने का काम करते हैं। कौन लोग? हलबा जनजाति के लोग। कोल जनजाति के लोग आपका कोयला, कोयला खोदने का कार्य करते हैं। कोल जनजाति के लोग कोयला खोदने का कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जनजाति छीन के पत्तों से टोकरी और चटाई बनाती है। इसका सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, शिकारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका कुरुसपाल अभिलेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? सीजीपीएससी का भी क्वेश्चन है ये। कुरुसपाल अभिलेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? हर्षगुप्त, महाप्रवर राज, सोमेश्वर प्रथम या महाशिवगुप्त बालार्जुन? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोमेश्वर प्रथम, जो छिंदक नागवंशी शासक हुए। तो आपका कुरुसपाल जो अभिलेख है ये किसका है? तो आपका कुरुसपाल अभिलेख आपका सोमेश्वर देव प्रथम का है, जिसका संबंध आपका छिंदक नागवंश है। किससे? छिंदक नागवंश से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुरुसपाल अभिलेख में किस राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में, ये आपको अच्छे से रखना है। देखो अभी मैं आप लोग को इतिहास से रिलेटेड पूरा मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोग को। अगर आप लोग ने प्लेलिस्ट में नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो पॉइंट वाइज में पूरा क्या क्या करा रहा हूँ आप लोग को, एमसीक्यू करा रहा हूँ जी, जाके देखिएगा। छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिक है, जैसे कि आपका जियोग्राफी हो गया, लोक कला संस्कृति हो जाएगा, जनजाति हो जाएगा, है ना, सभी टॉपिक का मैंने एमसीक्यू कराया हुआ है, जो कि प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। हर्षगुप्त के बारे में आप लोग को पूरा बता दिया हूँ, सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में मैंने अच्छे से आप लोग को बताया है। ठीक है, सब आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इन सब के बारे में। ठीक है, तो कुरुसपाल अभिलेख में किस राजा के बारे में हमको जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर देव प्रथम, ये आपको याद रखना है, जो छिंदक नागवंशी शासक थे। आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के, इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा? सभी को पता होगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है ना, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर वैली, है ना, जिसमें से गुरु घासीदास का पूरा नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एरिया की बात करूँ तो कितना जी है? 1441 वर्ग किलोमीटर। इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो 1441 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आपका इंद्रावती, जिसका जो क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका कहाँ? इंद्रावती, बीजापुर जिला में है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर जिला में है। उसके बाद कांगेर वैली, जो कि बस्तर जिला में है, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के, इस राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोरिया जिला। कहाँ जी? कोरिया जिला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोरिया जिले में निम्नलिखित में से किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का सबसे पहला समुद्री जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा? राजनांदगांव, मनेन्द्रगढ़, धमतरी और अंबिकापुर? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब आपका अंबिकापुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आपका अंबिकापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, अंबिकापुर बोलता हूँ जी, आपका मनेन्द्रगढ़ हो जाएगा, है ना। बोल तो सही रहा हूँ, लेकिन टिक सही कर रहा हूँ, लेकिन बोल थोड़ा अलग हो गया था, है ना, थोड़ा मुँह से अलग शब्द निकल गया था। चलो अब देखो कंटिन्यू बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा हो जाता है जी, कभी कभी मिस्टेक होता है। देखो निम्न में से किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा? मनेन्द्रगढ़। कहाँ जी? आपका मनेन्द्रगढ़, इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायगढ़, बस्तर, बालोद, सुकमा? इजी क्वेश्चन है। कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर आपका बस्तर जिला हो जाएगा। ठीक है, कहाँ? बस्तर जिला। बस्तर जिला में कुटुमसर गुफा है, कैलाश गुफा है, दंडक गुफा है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर जिला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ओपन एयर संग्रहालय का निर्माण कहाँ कराया गया है? ओपन एयर संग्रहालय
का निर्माण कहाँ कराया गया है? रायपुर में, बिलासपुर में, रायगढ़ में या सोनाखान में? तो ओपन एयर संग्रहालय का निर्माण कराया गया है कहाँ? जब पर सोनाखान में, जो कि पड़ता है बलौदाबाजार जिला में। और इसी सोनाखान से हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रथम जो शहीद वीर नारायण सिंह, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से जानते हैं, तो शहीद वीर नारायण सिंह ये आपको सोनाखान से थे, जो कि बिंझवाड़ जनजाति से बिलोंग करते थे। हमारा क्वेश्चन है कि ओपन एयर संग्रहालय का निर्माण कहाँ कराया गया है? इसका सही आंसर आपका सोनाखान। अगर जिले की बात करें तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका? बलौदाबाजार जिला। कौन सा जिला? बलौदाबाजार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में बुद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा, अकलतरा, दुर्ग या मैनपाट? तो कोरबा तो नहीं है, अकलतरा भी नहीं है, दुर्ग भी नहीं है, इसका सही आंसर आपका मैनपाट हो जाएगा। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का किस नाम से जानते हैं जी? छत्तीसगढ़ का इसको शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में बुद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर आपका मैनपाट। और मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मैनपाट का जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितना है? 1152 मीटर। ये भी आपको अच्छे से याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नवनिर्मित लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज छत्तीसगढ़ के किस शहर में स्थित है? सभी को पता होगा, अंबिकापुर, भिलाई, प्रयागराजी में आपका कोरबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपका? प्रयागराजी। ठीक है, तो नवनिर्मित लक्ष्मण झूला या सस्पेंशन ब्रिज छत्तीसगढ़ के किस शहर में स्थित है? तो आपका प्रयागराजी। राजिम को छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से जानते हैं, जहां महानदी पैड़ी और सोंढूर नदी का क्या हुआ है? जो आपको संगम हुआ है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चांपा किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए, कागज के लिए, स्टील पावर प्लांट के लिए या कोसा वस्त्र के लिए? जो चांपा है ना आपका कोसा वस्त्र के लिए फेमस है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है, पता होगा चांपा के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल मत्कू द्वीप की धार्मिक मान्यता किस तीर्थ के रूप में है? वैष्णव तीर्थ, केदार तीर्थ, संगम तीर्थ या ऋषभ तीर्थ? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब आपका केदार तीर्थ। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? केदार तीर्थ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका मत्कू द्वीप है शिवनाथ नदी पर स्थित है, और इसका जो नाम है ना ऋषि मांडकू के नाम पर हुआ है। याद रखना, इसका जो नाम है ऋषि मांडकू के नाम पर हुआ है। ठीक है, जो कि आपका शिवनाथ नदी पर है। कहाँ है? शिवनाथ नदी पर है। और शिवनाथ नदी के बारे में ध्यान रखना कि ये महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। हमारा क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल मत्कू द्वीप की धार्मिक मान्यता किस तीर्थ के रूप में? इसका सही आंसर आपका केदार तीर्थ के रूप में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब मंदिर की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 9वीं और 11वीं शताब्दी, 5वीं और 6वीं शताब्दी, 6वीं और 7वीं शताब्दी, 4वीं और 5वीं शताब्दी? तो औरंगजेब मंदिरों की स्थापना किस शताब्दी में हुई? इसका सही आंसर आपका 9वीं और 11वीं शताब्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 9वीं और 11वीं शताब्दी। ठीक है, और औरंग के नाम, औरंग को तो पता ही होगा कि औरंग को हमारे छत्तीसगढ़ में मंदिरों के शहर के नाम से जानते हैं। अगर मैं महाभारतकालीन आरंग का नाम बताऊँ तो महाभारत काल में आरंग का नाम भांडेर था। ठीक है, और आरंग को मंदिरों के शहर के नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आरंग जैन मंदिरों की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो 9वीं और 11वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलबका पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बीजापुर, नारायणपुर, जसपुर या बेमेतरा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जो अलबका पहाड़ी है ना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में, कहाँ? जब आपको बीजापुर जिला में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस पर एक्सप्लेन करने वाला कुछ चीज़ें है भी नहीं जी, है ना, और बहुत सारे प्रश्न भी करने हैं आप लोग, और अच्छे से पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो अलबका पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो बीजापुर, याद रखना है। चलो अब इसमें एक्सप्लेन करने वाला लायक कुछ है भी नहीं, तो क्या एक्सप्लेन करें इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल महासमुंद जिले में मौजूद नहीं है? पलारी, सिरपुर, खल्लारी, भीमखो? भीमखो है जहाँ से भीम के पाँव के साक्ष्य मिले हैं। खल्लारी भी है आपका जहाँ खल्लारी मेला लगता है। सिरपुर के बारे में तो सभी को पता होगा। ठीक है, सिरपुर। तो कौन सा पर्यटन स्थल महासमुंद जिले में मौजूद नहीं है? तो आपका सिरपुर तो है, खल्लारी भी है, भीमखो भी है, लेकिन पलारी आपका ये आपका महासमुंद जिले में मौजूद नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी सिरपुर, खल्लारी और भीमखो ये आपका महासमुंद जिले में है। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जियोग्राफी क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन जियोग्राफी के अंतरसस्यन क्या है? यह 2 फसल ऋतुओं के बीच का समय है। यह यादृच्छिक मिश्रण में 2 या 2 से अधिक फसलों की वृद्धि है। तीसरा, यह 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति प्रारूप में उगाना है। और चौथा, यह एक पूर्व नियोजित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों उगाना है। बताना है कि अंतरशासन का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति में उगाना। इसका सही आंसर 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति के प्रारूप में उगाना, यही क्या कहलाता है? अंतरसस्यन कहलाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति के प्रारूप में उगाना क्या कहलाता है? आपका अंतरसस्यन कहलाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
टेरेस फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? टेरेस फार्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है। यह नागालैंड में की जाती है, बिल्कुल सही है। जो टेरेस फार्मिंग होता है ना, मुख्यतः देखा जाए तो नागालैंड में किया जाता है इसको, और एक पहाड़ी ढलान पर भूमि समतल भूखंडों में बनाई गई और चरणों में उकेरी गई है। मतलब जो टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, टेरेस फार्मिंग ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, ठीक है, जिसमें आपका समतल भूखंडों में बनाई गई और चरणों में उकेरी गई क्या होता है, भूमि होता है। तो दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, प्रत्येक भूखंड के किनारे को पानी बनाए रखने के लिए उठाया जाता है, बिल्कुल सही है जी, है ना, ताकि पानी बाहर मत निकल जा करके क्या करते हैं, प्रत्येक जो भूखंड है उसके किनारों को पानी बनाए रखने के लिए उसको उठाया जाता है। चौथा, गेहूं की खेती के लिए टेरेस फार्मिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, जो कि गलत है। गेहूं की खेती नहीं भैया, चावल की खेती, चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए आपका टेरेस फार्मिंग है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा बिल्कुल सही है, चौथा क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, चावल की खेती के लिए टेरेस फार्मिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग टेरेस फार्मिंग करके गूगल में सर्च करिएगा, आप लोग को बढ़िया इमेज दिख जाएगा कैसा टेरेस फार्मिंग होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कोट्टापुरम से कोल्लम विस्तार निम्नलिखित में से किस अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है? कोट्टापुरम से कोल्लम विस्तार निम्नलिखित में से किस अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा हुआ है? नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट, नेशनल वाटरवे नंबर सेकंड, नेशनल वाटरवे नंबर थर्ड, नेशनल वाटरवे नंबर 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या बोला गया, कोट्टापुरम से कोल्लम, तो नेशनल वाटरवे नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। कोट्टापुरम से कोल्लम है, ये आपका किस अंतर्देशीय राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा हुआ है? तो नेशनल वाटरवे नंबर 3। जो नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट है ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, ठीक है। नेशनल वाटरवे नंबर सेकंड है आपका सदिया से धुबरी को जोड़ता है, ठीक है, सदिया से आपका धुबरी को जोड़ता है। और नेशनल वाटरवे नंबर जो 3 है ये आपका कोट्टापुरम को किससे, कोल्लम से जोड़ता है, कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है। सभी भी बातों को ध्यान रखना है। नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, नेशनल वाटरवे नंबर सेकंड सदिया को धुबरी से जोड़ता है, और नेशनल वाटरवे नंबर 3 कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है। सभी बातों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसलों की कटाई किस महीने में की जाती है? खरीफ फसल सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, मई, जून। देखो जो खरीफ फसल होता है उसको वर्षा के समय में बोते हैं, और उसकी जो कटाई है वो किस समय कर दिया जाता है? तो आपका सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। खरीफ फसलों की जो कटाई है किस महीने में की जाती है? तो आपका सितंबर, अक्टूबर में। और बोया कब जाते हैं? तो वर्षा के समय में, ठीक है। आपका धान हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, ये सब क्या आपको खरीफ की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। वैसे मैंने जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न उत्तर भी कराए, उसमें मैंने बताया था कौन कौन से प्रमुख खरीफ फसल है, कौन कौन सा रबी फसल है, और आप लोग को बेसिक चीज़ें सब पता भी होगा, ठीक है। तो खरीफ फसलों की कटाई किस महीने में की जाती है? आपका सितंबर, अक्टूबर। खरीफ फसलों को किस समय बोते हैं? आपका वर्षा ऋतु के समय बोते हैं। उसकी जो कटाई होता है वो होता है आपका सितंबर से अक्टूबर माह में। किस समय? सितंबर से अक्टूबर माह, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नालको निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? एल्यूमिनियम उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, पीतल उद्योग या सीमेंट उद्योग? सीमेंट तो नहीं आएगा, पीतल भी नहीं आएगा, लौह इस्पात भी नहीं आएगा। इसका सही आंसर आपका एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है। देखो आपका जो एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित कौन कौन सा संस्थान है, ध्यान रखना। आपका नालको हो जाएगा, नालको के बाद आपका बाल्को हो जाएगा, बाल्को के बाद ध्यान रखना आपका हिंडाल्को हो जाएगा, हिंडाल्को के बाद आपका माल्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा जब आपका माल्को। इस सबका संबंध किससे है? आपका एल्यूमिनियम से। सबका संबंध किससे? एल्यूमिनियम से, ठीक है। अगर लौह इस्पात बोलेगा तो टिस्को और सेल, ठीक है। लौह इस्पात से संबंधित उद्योग आपको याद रखना है टिस्को हो जाएगा, और आपका सेल हो जाएगा, टिस्को और आपका सेल हो जाएगा, ठीक है। ये तो नालको निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो आपका एल्यूमिनियम उद्योग, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है जी। लौह इस्पात से संबंधित उद्योग कौन कौन से आपका, जैसे कि टिस्को, मतलब लौह इस्पात से संबंधित कौन कौन सा है? टिस्को और सेल, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमारा क्वेश्चन था कि नालको निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है। तो एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित कौन कौन से आपका संस्थान है? नालको, बाल्को, हिंडाल्को और आपका माल्को हो जाएगा, है ना। वैसे ही आपका लौह इस्पात से संबंधित उद्योग, मतलब लौह इस्पात से संबंधित संस्थान कौन कौन सा है? टिस्को और आपका सेल हो जाएगा, टिस्को और आपका सेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? नकदी फसलों और खाद्य फसलों दोनों की खेती, एक ही खेत में दो से अधिक फसलों की खेती, एक साथ पशुओं का पालन और फसलों की खेती, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो इसका सही आंसर क्या होगा? मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर आपका एक साथ पशुओं का पालन और फसलों की खेती, ठीक है। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा एक साथ पशुओं का पालन और आपका फसलों की खेती, ठीक है जी। इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है?
नरौरा, तारापुर, रावरभाठा, विजयवाड़ा। चलो बताओ जी, किस स्थल पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? देखो रावरभाठा पर तो है, तारापुर में भी है, नरौरा में भी है, आपका विजयवाड़ा में नहीं है। ठीक है, आपका विजयवाड़ा में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अब मैं बता रहा हूँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है। देखो सबसे पहले तो आपका काकरापार जो कि कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है कलपक्कम जो कि पड़ता है आपका तमिलनाडु में। याद करिए, काकरापार गुजरात, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में। तीसरा आपको ध्यान रखना है आपको नरोरा, ये कहाँ पड़ता है जी? आपका यूपी में। ठीक है, चौथा आपको ध्यान रखना है कैगा, ये कहाँ पड़ता है जी? आपका कर्नाटक में। चौथा पड़ता है आपका कैगा और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। पांचवा आपका तारापुर ध्यान रखना है जी आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद एक और याद रखना है कुडनकुलम, ये कहाँ पड़ता है? कुडनकुलम ये कहाँ पड़ता है आपका? कुडनकुलम तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। काकरापार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी में है, कैगा कर्नाटक में है ना। आपका तारापुर महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है जी, सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नरौरा, तारापुर और जो रावरभाठा है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, लेकिन विजयवाड़ा आपका नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है जिसमें नम्यता के साथ उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है? बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, बीट या लिग्नाइट? इसका सही आंसर आपका लिग्नाइट हो जाएगा। ठीक है, लिग्नाइट वह कोयला है जिसमें आपका नम्यता के साथ उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जो आपका लिग्नाइट हो जाएगा। बाकी याद रखना, कोयला में 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से जो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा आपका सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। चलो, और जो कोयला है वो कौन से खनिज से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना क्रम के खनिज से प्राप्त होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मूंगा रेशम कीट का उत्पाद है, किस राज्य के लिए स्थानिक है? मतलब किस राज्य में आपका मूंगा रेशम है ये फेमस है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या असम? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम। ठीक है, तो असम है वो आपका मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और याद रखना, जो आपका मूंगा सिल्क है ना, उसको आपका जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। ठीक है, जो मूंगा सिल्क होता है उसको आपका जीआई टैग भी प्रदान किया जा चुका है ना। तो मूंगा रेशम कीट का उत्पादन है, किस राज्य के लिए स्थानिक है? इसका सही आंसर आपका असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आपका असम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? दिसंबर, मार्च, जनवरी या अगस्त? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपका जनवरी। जो आपका सड़क सुरक्षा सप्ताह है ना, वो आपका जनवरी माह में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी है ना, याद रखना। प्रत्येक माह में आपका 11 जनवरी से, प्रत्येक माह में 11 जनवरी से आपका 17 जनवरी, प्रत्येक माह में 11 जनवरी से 17 जनवरी में आपका सड़क सुरक्षा सप्ताह ये आपका मनाया जाता है। इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में याद रखना आपका 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह इसको मनाया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों से जुड़े हुए हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। श्रीनगर, तमिलनाडु, सिलचर, पोरबंदर, दिल्ली, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली, असम, बेंगलोर और आपका गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली से मुंबई, मुंबई से आपका चेन्नई, चेन्नई से आपका कोलकाता। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोलकाता। तो स्वर्णिम चतुर्भुज है, इन चारों शहरों को जोड़ता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव? तो बताना किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका पुदुचेरी। क्या हो जाएगा आपका? पुदुचेरी का लिंगानुपात आपका कितना है? 1038। बात हो रहा है केंद्र शासित प्रदेश का, तो किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? आपका पुदुचेरी। लेकिन अगर राज्य का बोलेगा तो राज्य में सभी को पता होगा केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगर राज्य की बात करूँ तो केरल का लिंगानुपात 1084 है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, देखो सबसे अधिक पूछा गया तो इसका आंसर पुदुचेरी हो गया, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश तो आपको बताना है आपका दमन और दीव। क्या हो जाएगा जी आपका? दमन। ठीक है, दमन और दीव, यहाँ का जो लिंगानुपात कितना है आपका? 618 है। क्या है आपका? 618। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी 1038। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य तो आपका केरल 1084। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो आपका दमन और दीव, जहाँ का लिंगानुपात 618 है। ठीक है, और मैंने बताया आप लोग को लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? आपका लिंगानुपात कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से
किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो पुदुचेरी है ना। अगर राज्य की बात करेंगे तो केरल हो जाएगा, और अगर मैं सबसे कम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करूँ तो दमन और दीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण में योगदान देता है? ताप विद्युत संयंत्र, बिल्कुल सही है। ताप विद्युत संयंत्र में से प्रदूषण होता ही होता है, ऑटोमोबाइल से भी होता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र से भी होता है, लेकिन जल विद्युत शक्ति संयंत्र से आपका प्रदूषण है, ये आपका प्रदूषण में योगदान नहीं देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ताप विद्युत संयंत्र होगा, ऑटोमोबाइल होगा और परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ए और बी और डी, ठीक है, इसका सही आंसर आपका ए, बी और डी हो जाएगा। तो कौन पर प्रदूषण में योगदान देता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो ताप विद्युत संयंत्र हो जाएगा, ऑटोमोबाइल हो जाएगा और आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। तो ए, बी और डी इसका सही आंसर है ना। सी आपका नहीं होगा, सी में बोला गया जल विद्युत शक्ति संयंत्र, जो कि आपको गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम एससी आबादी है? कौन से राज्य में अधिकतम एससी आबादी है, मतलब अनुसूचित जाति किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम एससी आबादी है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा। तो बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार भारत में उड़ीसा में पाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, उड़ीसा में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट किस गैस का होता है? एल्यूमिनियम गैस का होता है, आपको सभी को पता होगा। ठीक है, और जो बॉक्साइट जो पाया जाता है वो आपका दक्कन ट्रैपक्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। बॉक्साइट है वो आपका दक्कन ट्रैपक्रम की चट्टानों से बॉक्साइट खनिज की प्राप्ति होती है, जो कि आपका एल्यूमिनियम गैस का है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में। लास्ट क्वेश्चन आज का, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 60 वर्ष से अधिक की कार्यशील जनसंख्या। इसका सही आंसर आपका 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने मॉडल प्रश्नों को सॉल्व किया। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आएगा, हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा और इसी तरीके से आपको तैयारी करना है। आपको साइंस के 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपका छत्तीसगढ़ जी से 20 क्वेश्चन और आपका इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो जी, मैं जो क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ ना, इसमें उन्हीं सभी क्वेश्चन को मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। किसी न किसी एग्जाम में जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, व्यापम हो गया, एनटीपीसी हो गया, उसमें जो साइंस से क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं देखता हूँ, उसको इसमें मैं शामिल करता हूँ। तो निश्चित है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अच्छे से इन सभी वीडियो को आप करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।